अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दो ख़बरों पर बात करेंगे आपके सामने, मगर उससे पहले दो छोटी छोटी ख़बरें हैं और वो आपके लिए इंटरटेनमेंट के लिए हैं। सबसे पहली ख़बर काज़ी साहब की है, चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब की। वो कहते हैं कि ज़मीर का फ़ैसला कौन करेगा, लोगों के ज़मीर में कौन झांकेगा। हम बतौर जज कैसे फ़ैसला करें कि एक बंदा ज़मीर की आवाज़ पर वोट दे रहा है या नहीं। हम कौन होते हैं किसी के ज़मीर का फ़ैसला करने वाले। ये काजी साहब का बयान है जो आज 63A के केस की समाअत के दौरान उन्होंने दिया। उनका कहना है कि ज़मीर का फ़ैसला कौन करेगा, तो काजी साहब ज़मीर का फ़ैसला उसी शख्स को करने दें जिसका ज़मीर है, जो ज़मीर का मालिक है, जो बाज़मीर है। उन्होंने कहा कि लोगों के ज़मीर में कौन झांकेगा और हम बतौर जज कैसे फ़ैसला करेंगे। आप मनसबे आला थे, आप मुनसिफ़ आला थे, आप आला तरीन मनसब पर फायज थे। जब 8 फरवरी के इलेक्शन हुए तो आपका काम था कि आप लोगों को उनके ज़मीर के मुताबिक फ़ैसला करने देते और लोगों ने अपने ज़मीर का फ़ैसला किया। ज़मीर का फ़ैसला कब किया जाता है? जब आप उन पर जबर ना करें, जब आप उन पे तशद्दुद ना करें, जब आप उनकी चादर दीवारी के तकद्दुस को पामाल ना करवाएं। चूँकि आपके पास इख्तियारात थे, आप तमाम इदारों से ऊपर थे, आप सबको अहकामात जारी कर सकते थे, मगर जो लोग आपके पास दाद रसी के लिए आए, आपने उनकी भी दाद रसी नहीं की। आपका काम था कि तमाम लोगों को इलेक्शन लड़ने की मुकम्मल आज़ादी होती और वोट डालने की मुकम्मल आज़ादी होती। ये था उनका ज़मीर। आप जब किसी पर तशद्दुद ना होने देते, आप उन्हें आज़ादी देते कि आप आज़ाद हैं, आप जाएं, आपने जिसे वोट डालना है आप वोट डालें, तो आप देखते कि फिर क्या होता है। उनके ऊपर अगर उन्हें निकलने दिया जाता तो आप देख लेते कि किस तरह से लोग वोट डालते हैं। तो ये तो थी बात काजी साहब की। और अगला इसी तरह का बयान दिया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने। वो कहते हैं कि हम आइन और कानून के मुताबिक चलते रहेंगे, चाहे जितनी भी गालम गलूच हो। अब ये आपने याद रखना है कि ये सबसे बड़ा मजाक किया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने, ये कहकर कि हम आइन और कानून के मुताबिक चलते रहेंगे। अब इनका हमें नहीं पता कि आइन और कानून कौन सा है जिसके मुताबिक ये चलते हैं, क्योंकि जो पाकिस्तान का आइन है और पाकिस्तान का कानून है उसके तहत तो ये कम से कम नहीं चल रहा है पिछले 2.5 सालों से। देखिए, आइन में वाज़े तौर पर लिखा हुआ है कि 90 दिन के अंदर अगर हुकूमत की मुद्दत पूरी होती है तो वो 60 दिन में इलेक्शन करवाएगी और अगर मुद्दत पूरी नहीं होती तो 90 दिन में। अब इनको 90 दिन में आइन ने कह रखा है, मगर इन्होंने उस पर अमल नहीं किया। तो इलेक्शन कमीशन का कौन सा आइन है? और कानून ने इन्हें कहा है कि आप सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के पाबंद हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल नहीं कर रहे और रोज़ बरोज़ ये इसी तरह करते जा रहे हैं। इन्हें फैसला मानना चाहिए था लाहौर हाई कोर्ट का इलेक्शन ट्रिब्यूनल वाला, उसमें ये अपील में गए और अब ये कह रहे हैं कि हम आइन और कानून के मुताबिक चलते रहेंगे। अगली जो छोटी खबर है वो आपके सामने रखता हूँ कि बिलावल भुट्टो ने कहा है कि जो आइनी अदालत को नहीं मानता वो वकालत और सियासत छोड़ दे, जो आइन कहेगा आप वो मानेंगे। अब देखें इनकी मुनाफकत, देखें आप लोगों की, कहते कुछ है अंदर कुछ है। अब पता नहीं इनके आइन कौन से हैं, कोई और इनका आइन है तो हमें नहीं पता। अगर पाकिस्तान का 1973 का आइन है तो वो तो ये
तमाम के तमाम सियासतदान जो इस वक्त हुकूमत में हैं वो कोई भी उस आइन को नहीं मान रहा। वो कहते हैं आप वज़ीर आज़म को निकाल दें और हम चूं भी ना कर सकें। अगर वकला ने फैसला करना है तो हमें अवाम ने वोट देकर क्यों पार्लियामेंट भेजा? जनाब, आपको अवाम ने उस तरह से वोट नहीं दिया कि आप पार्लियामेंट में जाकर आइनी तरामीम कर सकें। आपने चूं चूं का मुरब्बा बनाकर आप ये नाकाम कोशिश कर रहे हैं आइनी तरामीम की, बल्कि आप पाकिस्तान के आइन का हुलिया बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और इन्हें पता ही नहीं है कि आइनी अदालत क्या है, आइनी अदालत के बनने से क्या होगा, वो इन्हें शायद पता नहीं है। और जो मौलाना फजलुर रहमान की जमात ने कहा था कि उसमें जो आइन का आर्टिकल 8 है उसको इन्होंने बुरी तरह से मुतासिर किया है, उसको निकाल दिया है। आइन के आर्टिकल 199 को इन्होंने निकाल दिया है। और इसी तरह से आइनी अदालत जो है वो सुप्रीम कोर्ट से बालातर होगी। सुप्रीम कोर्ट के पास फिर कुछ भी नहीं रहेगा, सब कुछ आइनी अदालत के पास होगा। और आइनी अदालत का सरबराह काजी फायज ईसा को बनाया जाएगा, जो अपनी मुद्दत मुलाजमत की तोसी के लिए हर हद पार करने की कोशिश कर रहे हैं। आगे हबीब अकरम ने कहा है कि ये समझ नहीं आता कि पाकिस्तान में ज़हनी तौर पर गैर मुतवाज़न लोग बड़े बड़े ओहदों तक कैसे पहुंच जाते हैं। वाकई ये लम्हा फ़िक्रिया है। इस वक्त भी बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जो ज़हनी तौर पर गैर मुतवाज़न हैं। आप इर्द गिर्द नज़र दौड़ाइए तो आपको कहाँ कहाँ कौन कौन से लोग गैर मुतवाज़न जहन रखते हैं और बड़े बड़े ओहदों पर फायज हैं। वो मज़ीद कहते हैं कि बाज़ को देख कर तो लगता है कि अगर ये किसी दूसरे मुल्क में होते तो शायद इन्हें जहनी अमराज के हस्पताल में दाखिल करा दिया जाता। ये हबीब अकरम साहब कह रहे हैं, मैं इससे इत्तफ़ाक़ करता हूँ, मुकम्मल इत्तफ़ाक़ है मेरा। आप भी ज़रा इर्द गिर्द देखिएगा, आप भी पता चल जाएगा आपको कि वाकई यहाँ पर ऐसे लोग मौजूद हैं। और हबीब अकरम ने बिल्कुल सही कहा है। अब हम आते हैं 63A के केस की समाअत पर। जस्टिस मुनीब अख्तर ने इस 5 रुकनी बेंच में बैठने से इनकार किया था। उन्होंने रिक्यूज़ल नहीं दिया था, उन्होंने ये नहीं कहा था कि मैं यहाँ बैठना नहीं चाहता। उन्होंने एहतजाज किया और उनके जो नुकात थे वो आइनी और कानूनी थे। अब काजी साहब ने पहले जो 5 रुकनी बेंच बनाया उसमें उन्होंने शामिल किया था जस्टिस जमाल ख़ान मंदोखेल को, जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान को और जस्टिस मजहर आलम मियाँ खेल को। और चौथे वो खुद थे काजी फायज़ ईसा साहब। और 5वें थे जस्टिस मुनीब अख्तर साहब। अब ये हुआ कि जस्टिस मुनीब अख्तर साहब के बाद वो जब नहीं आए उस बेंच में, तो आज काजी साहब ने जस्टिस मुनीब अख्तर साहब की जगह पर जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान को शामिल कर लिया है। इस तरह से अब ये जो 5 रुकनी बेंच आज बना है, जो 63A की समाअत कर रहा है, उसमें 5 जज यानी काजी साहब को छोड़कर 4 जज वो हैं जो काजी साहब के यार गार हैं, जो हम ख्याल जजेस हैं, जो उनके हम नवा हैं, जो उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं। इसीलिए चुन चुन कर काजी साहब ने ये हीरे इस केस में डाले हैं। और अब मैं आपको अपने छोटे से तजर्बे की बुनियाद पर कह रहा हूँ कि अब ये केस का फ़ैसला 5-0 से हुकूमत के हक़ में आएगा। और जो ये कहा जा रहा है और आज के जो रिमार्क्स हमने देखे हैं काजी साहब के, उससे भी लगता यही है कि काजी साहब बिल्कुल मुतमईन हैं और वो चाहते हैं कि अगर किसी रुकन का इन्हराफ करने के बाद वोट काउंट नहीं होगा तो फिर इसका फ़ायदा ही नहीं है। यानी वो चाह रहे हैं कि वोट काउंट हो। जो शख्स अपनी पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़ दूसरी किसी जमात की पॉलिसी पे चलते हुए उनके किसी रुकन को, किसी उम्मीदवार को वोट देते हैं तो उनके वोट को काउंट किया जाए, और वो नाअहल होता है तो वो हो जाए, चूँकि वो इख्तियार उसकी
پارلیمانی پارٹی کے لیڈر کے پاس ہے کہ وہ انہیں نااہل کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اور کرتے ہیں تو کتنے دنوں کے لیے نااہل کرتے ہیں۔ اور اس پر مزید قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا کہ لگتا ہے آرٹیکل 63A کا فیصلہ تحریک عدم اعتماد کو غیر مؤثر بنانے کے لیے کیا گیا تھا، یعنی جو جسٹس عمر عطا بندیال نے فیصلہ دیا تھا، ان کا جو 5 رکنی بینچ تھا، اس کے فیصلے پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اعتراض کرتے ہوئے اس طرح کہہ رہے ہیں کہ لگتا یہی ہے کہ اس وقت کے 5 رکنی بینچ نے، جس میں جسٹس عمر عطا بندیال، جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس منیب اختر اور جسٹس جمال مندوخیل اور جسٹس مظہر عالم میاں خیل شامل تھے، ان دونوں جسٹس صاحبان نے، جسٹس جمال خان نے اور جسٹس مظہر عالم نے اس وقت بھی اختلاف کیا تھا، اور وہ 3-2 سے فیصلہ تھا جو چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے دور میں فیصلہ آیا تھا۔ اب انہوں نے وہی 2 ججز جنہوں نے اس وقت اس فیصلے سے اختلاف کیا تھا، ان کو اب اس فیصلے میں شامل کیا گیا ہے، تو یقیناً یہ 2 بھی قاضی صاحب کے پاس جائیں گے، قاضی صاحب کے ہم خیال ہیں، اور جو ہے نا جسٹس نعیم اختر افغان ہیں اور جسٹس امین الدین ہیں، انہوں نے تو کبھی آج تک کی تاریخ میں قاضی صاحب کے فیصلے سے اختلاف کیا ہی نہیں ہے، لہٰذا یہ فیصلہ 5-0 سے آنے جا رہا ہے۔ یہ میں آپ کو اسٹوڈنٹ آف لا کی حیثیت سے بتا رہا ہوں۔ اگلی خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے گزشتہ دن اڈیالہ جیل میں گفتگو کی، اور ان کا کہنا تھا وہ تحریک انصاف کی قیادت پر سخت برہم تھے۔ انہوں نے کہا کہ بیرسٹر گوہر بزدل آدمی ہے، اسے فارغ کریں۔ احتجاج ختم کرنے پر عمران خان شدید برہم تھے۔ اڈیالہ جیل میں عمران خان سے گفتگو کے دوران ان سے سوال کیا کہ احتجاج مؤخر کرنے کا فیصلہ کس کا تھا۔ عمران خان نے اعظم سواتی سے یہ پوچھا جب وہ ان سے ملنے گئے، جس پر اعظم سواتی نے انہیں بتایا کہ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے احتجاج مؤخر کرنے کی کال دی تھی۔ اعظم سواتی نے اس معاملے پر عمران خان کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ ہمارا احتجاج بہت زبردست تھا، لوگوں نے زبردست مزاحمت کی اور شام تک لڑتے رہے، جس پر عمران خان نے ان سے پوچھا کہ اگر احتجاج کامیاب تھا تو اسے مؤخر کیوں کیا گیا۔ اعظم سواتی کا جواب سن کر عمران خان نے برہمی کا اظہار کیا اور حکم دیا کہ بیرسٹر گوہر بزدل آدمی ہے، اسے فارغ کریں۔ دوران بریفنگ عمران خان نے اعظم سواتی پر بھی برہمی کا اظہار کیا اور ان سے پوچھا کہ کیا آپ کو یہاں صفائیاں دینے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ عمران خان نے پارٹی رہنماؤں کو ہدایت کی کہ اگلے جمعے کو ڈی چوک پر احتجاج کی کال دیں، جو مرضی ہو جائے، چاہے 2 دن لگیں، ہر صورت ڈی چوک پر پہنچنا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ اگر علی امین گنڈاپور لیاقت باغ پہنچ جاتا تو بڑا لیڈر بن جاتا۔ میرے اور عوام کے درمیان کوئی غلط فہمی نہیں ہے، عوام فیصلہ کر چکی ہے، قیادت اپنا فیصلہ کرے۔ مزید عمران خان صاحب نے کہا کہ 2 اکتوبر کو بروز بدھ 3 پنجاب کے شہروں میں، فیصل آباد میں، ملتان میں اور میاں والی میں بیک وقت احتجاج کیا جائے، کیونکہ عمران خان صاحب نے دیکھ لیا ہے کہ عوام بہت بڑی تعداد میں نکلنے والی ہے، اور جو خان صاحب نے ڈی چوک کی کال دی ہے تو لگتا ہے کہ یہ تقریباً فائنل کال ہے، کیونکہ وہاں تک پہنچنا، اور اگر یہ پہنچیں گے تحریک انصاف والے، جو یقیناً پہنچیں گے، چونکہ اب وہ انہیں پتہ ہے اور ان پر جتنا ظلم، تشدد، ناانصافی کی جا چکی ہے، اب وہ بھی تمام چیزیں برداشت کر چکے ہیں، اب ان کے خوف ٹوٹ چکے ہیں، خوف کے بت انہوں نے توڑ دیے ہیں، اور وہ اپنے حق کے لیے نکلیں گے اور نکلنا چاہتے ہیں اور نکل رہے ہیں۔ تو امید یہی کی جا رہی ہے کہ یہ تحریک انصاف کی طرف سے فائنل کال ہوگی، اور اب دیکھتے ہیں کہ یہ کال تو دے دی گئی ہے، اب راولپنڈی اور اسلام آباد کے راستوں کو کنٹینرز لگا کر کنٹینرستان کب تک بنایا جاتا ہے۔ عموماً پنجاب حکومت کا یہ وتیرہ رہا ہے، وفاقی حکومت ان کے ساتھ ہوتی ہے کہ جیسے ہی اعلان ہوتا ہے
तो उस दिन से एक दिन 2 दिन पहले ये पूरे शहर को बंद कर देते हैं और तहरीक इंसाफ का मकसद खुद हुकूमत पूरा कर देती है। देखिए, एहतजाज का मकसद होता है लोगों तक अपनी आवाज़ पहुंचाना, अपने मुतालबात पहुंचाना, अपने मकासद पहुंचाना कि हम चाहते क्या हैं, हम ये एहतजाज क्यों कर रहे हैं, इस एहतजाज की वजह क्या है, उसके लिए होता है। तो जब 2 दिन पहले से ही हुकूमत तमाम रास्ते बंद कर देती है, लोगों को मुश्किलात होती हैं, लोगों को पता चलता है कि वजह क्या है, फिर ये लोगों को गिरफ्तार करते हैं, दहशतगर्दी के पर्चे करते हैं, उन पर तशद्दुद करते हैं, उन पर स्ट्रेट फायर किया जाता है, सीधी गोलियां मारी जाती हैं, रबड़ की गोलियां हों या रियल गोलियां हों, हकीकी गोलियां हों, जिससे लोग ज़ख्मी भी होते हैं और आवाम में गम और गुस्सा भी बढ़ता है। और इससे तहरीक इंसाफ के या किसी भी सियासी जमात के मकासद पूरे होते हैं कि आवाम उनके साथ जुड़ जाती है। अब तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।